दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने देखा किस तरीके से बॉलीवुड में जब एनसीपी ने छापा मारा, इस बॉलीवुड का जो गंदा खेल चल रहा था वो सबके सामने आ गया। अब ये जो ड्रग्स का ये गंदा खेल बॉलीवुड में था, ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि देश में कई जगहों पर है। गोवा में किस तरीके की पार्टियां होती हैं आप लोग सभी जानते हैं, और इसके जो तार हैं वो चाइना और पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। अब इन्हीं विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सुबुई खान, जो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी लॉयर हैं और उसके साथ ही सोशल एक्टिविस्ट हैं और ड्रग्स अवेयरनेस कैंप भी चला रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। मैम, जिस तरीके से आपने ये अवेयरनेस कैंप चलाया है, ये बहुत जो नौजवान लोग हैं जो जिन्हें ये लगता है कि ये फैशन है, ये ट्रेंड है, अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम जो समाज है, सोसाइटी है, वो उन्हें एक्सेप्ट करेगी, और कहीं ना कहीं वो ऐसे कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर अंत है, जहां वहां से लौटना मुश्किल है। अब वहां के जो लोग हैं वो धीरे धीरे भारत की तरफ लौट रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर को ये जो अपनाया जा रहा है, ये जो पार्टीज हो रही हैं, इन सब के बारे में आप क्या बात करेंगे? और उसी के साथ जो ये बॉलीवुड में ये जो गंदा खेल चल रहा था, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम किया है। थैंक यू सो मच, बिकॉज मैं ये सारे ही पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करना चाहती थी जो आपने पूछा। मैं इसको सिर्फ एक ड्रग अब्यूज़ या एक ड्रग प्रॉब्लम बोल के इसको प्रॉब्लम को ट्रिविलाइज नहीं करूँगी। ये मुझे लगता है कि हमारे देश के अगेंस्ट एक कल्चरल वॉर है, और मैं इसको एक नार्को टेररिज्म का नाम देना चाहूँगी। और क्यों मैं इसको एक टेररिज्म का नाम दे रही हूँ ये भी मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, जब से ये सुशांत सिंह राजपूत का अनफॉर्चुनेट डिमाइस या मर्डर या सुसाइड जो भी निकल के आता है, आई एम श्योर कि उसके अंदर ड्रग माफिया और कुछ इस तरह के बॉलीवुड माफिया, बहुत सारे लोगों का रोल डेफिनेटली निकलेगा। लेकिन जब तक जांच एजेंसीज उस पर काम कर रही हैं, मैं उस पर स्पेसिफिकली कोई जजमेंट अभी फ़िलहाल इन माई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं दे सकती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देश की आंखें खुल गई हैं। अभी नेशनल टीवी पे आए दिन ड्रग्स के ऊपर डिबेट हो रही है, तो जितने भी यूथ देख रहे होंगे, ये तो हम सभी समझ रहे हैं कि NDPS एक्ट में कवर होता है, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंडर ये अपराध की श्रेणी में आता है। और इन ड्रग्स को ना ही सिर्फ इस्तेमाल करना, बल्कि इसका प्रोडक्शन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन, उसकी स्टोरेज, इनफैक्ट अगर आप अपना प्रीमाइस अलाउ भी कर रही हैं इनमें से किसी भी एक्टिविटी के लिए, इवन दैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। और जो भी चार्ज आपके ऊपर लगता है उसके हिसाब से आपको उसमें सज़ा मिलती है। बात मैं आज ये करना चाहती हूँ कि एक्चुअली हमारे देश का जो यूथ है वो ये ड्रग अब्यूज़ कर क्यों रहा है, क्यों? इसको साइकोलॉजी में बोला जाता है ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड। किसी भी इस तरह के सब्सटेंस अब्यूज़ जो युवा करते हैं वो एक सच्चाई से इवेड करने के लिए, अपने आप को उस एक ट्रांस में ले जाने के लिए करते हैं कि वो सब कुछ भूल जाएं। तो ऐसा उनके दिमाग में क्या सीड किया जा रहा है, ऐसा उनको क्या उनकी रूट से, उनके कल्चर से दूर कर दिया जा रहा है, ऐसा उनके अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन भर दी जा रही है कि वो सच्चाई से इवेड करना चाहते हैं और अपने दिमाग को एक ऑल्टर्ड स्टेट में पहुंचा देना चाहते हैं। यहीं पे ये नार्को टेररिज्म और कल्चरल वॉर आती है, तो उस पर मैं आपसे आज बात करना चाहती हूँ। देखिए, क्यों इस तरह युवाओं को दुखी किया जाता है, उस स्टेट में पहुंचाया जाता है, ये आपको इस पूरी वीडियो के एंड में समझ आ जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह के ड्रग्स होते हैं, कुछ ऐसे एडवांस ड्रग्स हैं, LSD है, कोकेन है, जो इतनी भारी तादाद में हमारे भारत में इस्तेमाल होती है। स्टैटिस्टिक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, आप गूगल भी करिएगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, उनको पढ़िएगा, जिनका प्रोडक्शन ही भारत में इतनी तादाद में नहीं हो सकता या होता ही नहीं है। तो उनके जो प्रोडक्शन होता है, कुछ तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में होता है जैसे कोलंबिया, कुछ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में होता है जैसे मेक्सिको, एंड ओपियम प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत बड़ी तादाद में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में होता है। तो देखिए, एक तो ऑब्वियसली इट्स मनी मेकिंग बिजनेस फॉर देम, तो वो पैसा कमाने के लिए तो एक्सपोर्ट करते ही हैं भारत में, लेकिन भारत को तोड़ने के लिए, क्योंकि इंडिया की, भारत का ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन आर यूथ। 60% हमारी जो जनसंख्या है उसमें 35 साल या 35 साल के कम उम्र के युवा हैं। तो एक तरह से ये पूरे भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ी जा रही है। ड्रग्स आने के भारत में वैसे तो बहुत से रास्ते हैं, लेकिन दो मेन रास्ते माने जाते हैं। एक को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है जो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है, और एक को गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है जो थाईलैंड, म्यांमार एंड ईस्टर्न बॉर्डर है। तो इन रास्ते से डेफिनेटली ड्रग्स आती है। कुछ मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, पाकिस्तान से हमारी जो स्टेट्स नज़दीक पड़ती हैं, कश्मीर में भी इन लोगों ने बहुत ड्रग्स सप्लाई करी, क्योंकि इनको सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाना था कश्मीर में। कश्मीर के युवा
युवाओं को भारत के खिलाफ खड़ा करना था, तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा ड्रग सप्लाई होती थी। और पंजाब का तो हम सब लोगों ने देखा ही है, अभी थोड़े टाइम पहले एक मूवी भी आई थी उड़ता पंजाब, पाकिस्तान के रास्ते बॉर्डर से बड़े बड़े पैकेट्स ड्रग के ऐसे फेंक के बॉर्डर के पार भेजे जाते हैं। और पंजाब में तो इनफैक्ट एक स्टैटिस्टिकल स्टडी है कि 2/3 हाउस होल्ड्स में, पूरे पॉपुलेशन के 2/3 हाउस होल्ड का हर एक बंदा ड्रग अब्यूज में संलिप्त पाया जाता है। आप सोचिए कि पूरी एक स्टेट की पूरी पॉपुलेशन, यूथ को इन लोगों ने पूरा बर्बाद कर दिया है। इनफैक्ट पंजाब के कोई एक 28 साल का कोई लड़का था मंजीत, वो ही डाइड बिकॉज ऑफ ड्रग ओवरडोज। तो मंजीत के जो पिताजी थे, उन्होंने अपने बेटे की लाश को अपने हाथों गोद में लेके वो पूरे गांव में चले हैं और उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी कि इस ड्रग अब्यूज से, इस जंग से हमारे बच्चों को, हमारे देश को आप बचाइए। तो ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल इट इज़ अ नोन फैक्ट। ये कोई, मैं ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ बता रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं, आपने बॉलीवुड की बात करी, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखिए, बॉलीवुड एक बहुत बड़ा एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट है जो, ठीक है, महाराष्ट्र में एक छोटा सा आप कह सकते हैं बॉलीवुड है, बट वो सिर्फ एक छोटी सी जगह नहीं है, वो हमारे देश के सारे युवाओं की साइकी को कंट्रोल करता है। मेरी एक दोस्त बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है कि अगर कोई स्टार टूथपेस्ट भी एक एंडोर्स कर दे, तो हमारे देश का युवा अपने बिल्कुल जिससे सेटिस्फाइड भी होगा, उस टूथपेस्ट को, ब्रांड को भी बदल के वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा। तो वो पावर है उन लोगों को, हमारे देश के युवाओं पर। इसी वजह से बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा एंटी भारत फोर्सेस प्लांट की गई। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड हमेशा से ऐसा था, या ऐसा नहीं है कि सारा बॉलीवुड ऐसा है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में एंटी नेशनल फोर्सेस जैसे अंडरवर्ल्ड हैं, दुबई ड्रग माफिया हैं, उन लोगों ने बॉलीवुड को पूरा हाईजैक कर लिया है। ड्रग अब्यूज में तो हम देख ही रहे हैं एक के बाद एक नाम आते हुए, किस तरह से ये लोग पूरा बुरी तरह से ड्रग के क्लचेज में खुद भी हैं, और जितना भी हमारे देश के युवा देख रहे होंगे, एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट होता है, एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होता है कि अच्छा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये जो एक मैसेज देश में जा रहा है, ये बहुत गलत जा रहा है, इसलिए समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप देखिए, बॉलीवुड की मूवीज़ भी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एंटी भारत मूवीज़ का जो प्रचलन बॉलीवुड में हम देख रहे हैं, अभी एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, शिकारा, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वो मूवी थी। उसके अंदर कितनी वाहियात तरह से वहाँ की हिस्ट्री को, वहाँ के कल्चर को, हर चीज़ को कितना डिस्टॉर्ट करके दिखाया गया था। अभी अनुष्का शर्मा की एक पाताल लोक नाम से एक मूवी आई थी, जिसमें उन्होंने आर्यवर्त को हमारे इस तरह से जलील किया था कि बहुत ज़्यादा हम तो रिग्रेसिव हैं, या बहुत ज़्यादा कट्टर हैं, या हम बहुत ज़्यादा आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। तो इस तरह से ये लोग डेलिबरेटली हमारे भारत को, भारतीय कल्चर को, जो मैं कल्चरल वॉर बोलती हूँ, बेइज्जत करने के लिए इस तरह की मूवीज़ बनाते हैं, और इनकी सबकी फंडिंग होती है बाहर से। अब 60% यूथ, जैसे मैंने आपको बताया कि 60% यूथ है, तो ये मतलब एक तरह से आपकी कंट्री को वीक कर रहे हैं, क्योंकि मैं मानती हूं कि बॉर्डर पे जो सैनिक है, सिर्फ वही सैनिक नहीं है, देश का हर एक नागरिक सैनिक होता है। उसका एग्जाम्पल आप देखिए, वियतनाम, जब एक एक नागरिक खड़ा हो जाता है, तो वियतनाम जैसी छोटी कंट्री अमेरिका और चाइना जैसी कंट्री से जीत जाती है। तो ये लोग इस चीज़ से हमारे उस जो भारत का जो आत्मा है, जो हमारी नेशनल एथोस है, जो शौर्य और पराक्रम का इतिहास है, उससे हमें दूर करने के लिए ये इस तरह के नरेटिव सेट करते हैं, और उसको अलग अलग, कुछ लोग इतिहास गलत पढ़ाते हैं, कुछ लोग कल्चर को बेइज्जती करते हैं, कुछ लोग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलाते हैं, कुछ लोग ड्रग से बॉलीवुड को भड़काते हैं, युवाओं को भड़काते हैं, कुछ लोग बॉलीवुड से युवाओं को भड़काते हैं। काम सबका एक ही है, अलग अलग सबने मोर्चे संभाल रखे हैं, लेकिन काम सबका एक ही है। अभी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, कि हमारे देश में रोज 10 आत्महत्या, एवरी डे 10 सुसाइड्स हैपन बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज। सोचिए, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, रोज 10 युवा हमारे देश के मर रहे हैं सिर्फ ड्रग अब्यूज करने के कारण। और ओपीएम यूज में तो ग्लोबल एवरेज का 3 गुना ज्यादा हमारे देश में इस्तेमाल हो रहा है ड्रग्स का। तो ये जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है, मैं बहुत ज्यादा सल्यूट करती हूँ कि ये ऐसी एंटी भारत मानसिकता को आप लोगों ने एक्सपोज किया है इस देश के सामने, जो बहुत ज्यादा जरूरी था।
अच्छा, हमारे देश के युवाओं को कौन कौन से लोग हैं जो ये दुखी रखना चाहते हैं या उनको भड़काना चाहते हैं? देखिए, मैं हमेशा ये सारी एंटी नेशनल फोर्सेस को मैं नाम लेके ज़रूर बोलती हूँ। कवर में भले डिटेल में नहीं कर पाऊंगी, लेकिन देखिए कुछ वामपंथी हैं, कुछ माओवादी, वामपंथ का ही एक आर्म्ड विंग है माओवाद एंड नक्सलवाद, कुछ जिहादी हैं, वो इस्लामिक स्टेट बनाने की जो थ्योरी है, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं जो ये झूठा में इतिहास पढ़ाते हैं, अरुंधति रॉय टाइप लोग हैं जो देश के युवाओं को रंगा और बिल्ला बन जाओ, अपराधी बनने की सलाह देते हैं। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, और इंटरनेशनल पावर्स हैं जो हमारी कंट्री के विश्व गुरु बनने से डरते हैं। अर्बन नक्सल्स हैं, नक्सलवादी सिर्फ नक्सल बेल्ट में नहीं है, हमारे अर्बन एरियाज में जगह जगह इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे अर्बन नक्सल्स बैठ गए हैं। और इन सब एंटी भारत मानसिकताओं को पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है उन राजनीतिक पार्टियों का जिनको सिर्फ सत्ता में रहना है, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये सारी एंटी नेशनल फोर्सेस मिलके भारत के खिलाफ जहां तोड़ करने की कोशिश करती हैं वहां तोड़ करती हैं। इसलिए दुखी करते हैं युवाओं को कि आप दुखी रहेंगे तो आप ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में जाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आप कभी आतंकवाद चुनेंगे, कभी ड्रग्स चुनेंगे, कभी एंटी भारत मानसिकता चुनेंगे, कभी नक्सलवाद चुनेंगे, माओवाद चुनेंगे। तो ये लोग आपके हाथ में हथियार देने वाले लोग हैं, आपको बर्बाद करने वाले लोग हैं, आपके भविष्य से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से हम युवाओं को डाल लेना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल रोल कहाँ आता है, इस पे भी हमें बात करने की जरूरत है। देखिए, एक वक्त था जब अमेरिका बहुत ज़्यादा ड्रग्स के क्लचेस में चला गया था, हॉलीवुड पूरा ड्रग्स के क्लचेस में चला गया था। रोनाल्ड रीगन का आपने नाम सुना होगा। रोनाल्ड रीगन ने पूरा ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ी थी, और उनकी वाइफ थी नैन्सी रीगन। उन्होंने बोला था से नो टू ड्रग्स, से येस टू लाइफ, ये उनका स्लोगन था। और पाब्लो एस्कोबार उस टाइम पे बहुत बड़े ड्रग्स स्मगलर हुआ करते थे, और दुनिया के बहुत बड़े अमीर लोगों में एक नाम हो गए थे वो। तो अमेरिका बर्बादी की कगार पे पहुंच गया था ड्रग्स के कारण। तो जब रोनाल्ड रीगन ने आवाज़ उठाई और उस एंटी अपने अमेरिका आवाज़ को, नरेटिव को पहचाना, तब उन्होंने अमेरिका को उससे निकाला। और आज की डेट में देखिए हम उसको वर्ल्ड पावर की तरह देखते हैं। तो जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे भारत के भविष्य के लिए। एक चीज़ शायद हम लोगों को नहीं पता है कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक नशा मुक्त भारत प्लान, एक नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च भी किया है, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। सेंटर गवर्नमेंट ने हमारी रिकॉग्नाइज किए हैं ऑलमोस्ट 272 डिस्ट्रिक्ट्स जो मोस्ट अफेक्टेड हैं बाय ड्रग अब्यूज़। वो 272 डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग स्टेट्स में है, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज करी है कि ऐसी बेल्ट है जो सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ से त्रस्त है। उसके लिए उन्होंने आई थिंक 336 करोड़ का नेशनल एक्शन एक प्लान बनाया है। और 2019 में एम्स की एक रिपोर्ट आई है, उस पर पूरा डिटेल स्टडी हुई है। और फर्स्ट नेशनल सर्वे ऑन द एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, ना ही सिर्फ एक्सटेंट कि कितना हो रहा है, बल्कि क्या पैटर्न है, उस पर पूरी एक स्टडी हुई है, डिटेल रिपोर्ट एम्स ने लगाई है। उस रिपोर्ट के बाद ही ये नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च हुआ है, जो कि बहुत बड़े हमारे भारत के विश्वगुरु बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और अभी मैं आपको कुछ विधर्मी सरकारों का भी एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि अब से पहले जो सरकारें रही हैं, जिनकी एक्चुअली देश के लिए कोई विचारधारा नहीं है, युवाओं के लिए कोई विचारधारा नहीं थी, उनको सिर्फ सत्ता में रहना था, उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जैसे पंजाब का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पंजाब में इतना ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ था, खालिस्तानी मूवमेंट आप सबको याद होगा। तो वो खालिस्तानी मूवमेंट वहाँ पे एक्चुअली सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ था, उसके पीछे यही रीज़न था कि पंजाब का मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। आपने जब युवाओं को ड्रग अब्यूज़ में डाल दिया तो ऑब्वियसली खेती करने लायक तो वो रहे नहीं, उनका शरीर बेकार हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, वही फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई, दुखी हो गए तो फिर कहाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, अपने आप को उस रियलिटी से एवेड कैसे करेंगे, तो ड्रग अब्यूज़ करते थे। फिर उनके दिमाग में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट डाल दिया। तो कांग्रेस ने कभी ये नहीं सोचा कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट अगर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। आप ऑपरेशन ब्लू स्टार तो करा देते हैं, आप पूरी एक कम्युनिटी को ख़त्म करने का तो फैसला ले सकते हैं एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए, लेकिन आप उसकी रूट कॉज तक नहीं जाना चाहते। उसमें भी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है। मैं ये एग्जांपल एज अ मुस्लिम देना चाहती हूँ कि जैसे एक इस्लामिक स्टेट बनाने की, एक रेडिकल इस्लाम की एक थ्योरी हमारे देश में है, और मुसलमान यूथ को हमेशा ये भड़काया जाता है कि आप तो भारत से अलग हैं। पहले उनको अलगाववादी बनाया जाता है, फिर कट्टरवादी बनाया जाता है, फिर आतंकवादी बनाया जाता है। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को भी कितनी संजीदगी से डील कर रही है कि वो
स्ट्रिक्ट एक्शंस भी ले रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम के रूट पे भी काम कर रहे हैं। ये स्टार्ट होता है माइनॉरिटी माइंडसेट से, वो जो विक्टिम माइंडसेट होता है कि आप तो कमज़ोर हैं, तो उसके लिए देखिए माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट पे भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोल रहे हैं कि सब रेडिकल्स को खड़े करके गोली मार दो, वो बोल रहे हैं कि आप रूट पे काम करिए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप इस भारत माता के और बच्चों की तरह आप भी बच्चे हैं, जो आपके एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान होना चाहिए। मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, मुस्लिम लड़कियों को शादी शगुन दिया जा रहा है। तो इस थॉटफुलनेस की भी मैं बहुत ज़्यादा सराहना करती हूँ कि वो स्ट्रिक्टली भी डील कर रहे हैं जहाँ करना चाहिए। और बहुत से युवा ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि हमें किस एजेंडा के तहत भड़काया जा रहा है, तो उनको समझाकर अपना बनाया जा सकता है। तो इस डायरेक्शन में भी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। और स्पेसिफिकली देखिए, जो इस ड्रग एंगल में हमारे जो एनसीबी के अभी डायरेक्टर हैं राकेश अस्थाना जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचता है, मैं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा विश करना चाहती हूँ कि वो, मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा निडरता के साथ इस इशू को डील कर रहे हैं, इतनी इंटरनेशनल पावर्स, इतने इन्फ्लुएंशियल लोग, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होंगे, बट उनकी स्कूलिंग भी मैं जानती हूँ बहुत अच्छे स्कूल से, नेतरहाट से रही है। तो नेतरहाट की मेरे दिमाग में बहुत अच्छी इमेज है, मैंने बहुत अच्छे विद्वान लोग नेतरहाट स्कूल से निकलते हुए देखे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राकेश अस्थाना जी इसमें बहुत अच्छा कुछ देश के लिए करके दिखाएंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं राकेश अस्थाना जी के लिए 4 लाइन बोलना चाहती हूँ, और हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए भी ये 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। शरासन तान अवसर यही है, घड़ी मिलने को फिर और नहीं है, विशिख को ही गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। ये जो मौका हम लोगों को मिला है, हमारे एनसीबी को भी, हमारी सरकार को भी, हमारे समाज को भी और हमारे देश को भी उन एंटी भारत फोर्सेस से लड़ने का, उसे हमें बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यही कारण है कि मैंने ये ड्रग अवेयरनेस कैंप भी चलाई हुई है। ये क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं, स्टैटिस्टिकली सारी चीज़ें डिस्कस कर सकती थी, लेकिन डेफिनेटली इस लड़ाई में मैं अपनी सरकार के साथ हूँ, और कंधे से कंधा मिला के 135 करोड़ लोग हमारी सरकार के साथ हैं, और हम लोग बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से निकलेंगे। देखिए, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि माइंड्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए 2 तरह से काम किया जाता है। आप या तो डायरेक्ट में, ये भी साइकोलॉजी की टर्म है, कि या तो आप ओवर्ट वे में कुछ करिए, डायरेक्टली किसी को भड़का के अब उसके देश के खिलाफ कर दीजिए, या फिर आप कोवर्ट वे में करिए। कोवर्ट वे में ऐसे इतना इंसीडियस, इतना जहरीले वे में करिए कि सामने वाले को पता भी नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। इस तरह से बॉलीवुड बहुत काम करता है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स तो दिए कि एंटी भारत नरेटिव सेट करने वाली वो लोग मूवीज़ बनाते हैं, भारतीय संस्कृति को रिग्रेसिव बता के इस तरह की मूवीज़ बनाते हैं, और यूथ को इस तरह से बोला जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक डिबेट पे बैठी थी, तो एक बॉलीवुड एंड वामपंथी टाइप की मानसिकता वाले लोगों ने मुझे ये बोला कि आप क्या चाहती हैं कि युवा बैकवर्ड चला जाए, आप क्या चाहती हैं कि तांत्रिकों के हाथ में देश को दे दें, आप क्या चाहती हैं कि महिलाएं घूंघट कर लें। तो मैंने उनको ये एग्जाम्पल दिया जो इस वीडियो में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कल्चरल वॉर का भी इसको नाम दे रही हूँ। मैंने उनको ये जवाब दिया, मैंने कहा आप शायद जानते नहीं हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति वैमानिकी शास्त्र की बात करती है, जिसमें स्टेल्थ विमान की बात करती है। आप तो रफेल आज जान रहे हैं ना, हमारे शास्त्र तब बात करते हैं। नासदीय सूत्र हैं हमारे यहाँ, जिनके प्रिंसिपल्स पे चलते हुए नासा काम कर रही है। और ओपनहाइमर ने, जिन्होंने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया था, उन्होंने एटम बॉम्ब को इन्वेंट करने के बाद गीता का श्लोक पढ़ा था। दैट वाज हिज मोटिवेशन टुवर्ड्स इन्वेंटिंग एटम बॉम्ब। और मैंने बोला, आपने बोला महिलाओं को घूंघट में रखना चाहते हैं, हमारी कौन सी देवी घूंघट करती है? कौन सी देवी की घूंघट है? आप हमारे पुरातन काल की कोई भी जो खुदाई में मूर्तियां निकलती हैं, आप देखिए किस तरह के कपड़े होते हैं। कुछ मूर्तियों में तो कपड़े भी नहीं होते, सिर्फ जेवर से वो ढकी होती हैं। तो घूंघट तो कल्चर ही, वो वेस्टर्न कल्चर आने के बाद, या मुगल आक्रांताओं ने जब आके यहाँ पे रेप कल्चर स्टार्ट किया, तब घूंघट कल्चर एक सामाजिक एक ज़रूरत, या बाद में कुरीति ने उसको हाईजैक कर लिया, की तरह प्रचलित हो गया। हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है घूंघट। तो ये लोग इस तरह से डिफेम करते हैं हमारे कल्चर को। यही चीज़ों के लिए ये बॉलीवुड इनके पेड स्टूजेस हैं, बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स इनके पेड स्टूजेस हैं। जैसे मैंने आपको भी कुछ एग्जांपल्स तो दिए। आप बॉलीवुड मूवीज़ में देखिए, माफियाओं को, दाऊद इब्राहिम को, हाजी मस्तान को ग्लोरीफाई करने वाली मूवीज़ बनेंगी कि हाँ माफिया था लेकिन अच्छा इंसान था, इस तरह की मूवीज़ बनेंगी।
एग्जैक्टली रईस जैसी फिल्में बनेंगी, और हाजी मस्तान के ऊपर मूवी बनी थी जिसमें उनको एक बहुत अच्छा इंसान दिखाया है कि कुछ भी थे, स्मगलर थे, व्हाटएवर, माफिया थे, लेकिन अच्छे इंसान थे। तो इस तरह से हमारे युवाओं को हमारी भारतीय संस्कृति से भटकाया जाता है। अब जैसे ये बॉलीवुड का, मैं आपको जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं का एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हम जो आर्ट जो निकली है, पूरे विश्व में जो आर्ट निकली है, वो आर्ट एंड कल्चर एंड म्यूजिक एंड कला में रस माने जाते हैं। हम सभी जानते हैं 9 रस माने जाते हैं। तो 8 रस के बाद जो नवा रस जो इन्वेंट किया था आचार्य अभिनव गुप्त ने किया था, शांति रस। और आचार्य अभिनव गुप्त हमारे कश्मीर के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, और ही वॉज अ मतलब मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। वो आर्किटेक्ट भी थे, वो साधु संत भी थे, और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारे इतिहास कला के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो जितने भी मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न आर्ट, और जितने भी हम ये हॉलीवुड बॉलीवुड देख रहे हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स हमारी भारतीय संस्कृति से निकले हुए हैं। ये लोग कभी आचार्य अभिनव गुप्त अवार्ड प्रमोट नहीं करेंगे, याद भी नहीं करेंगे आचार्य अभिनव गुप्त को, और इनफैक्ट अपनी बेइज्जती महसूस करेंगे अभिनव गुप्त जी का नाम लेने में भी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आप जब जाके पढ़ाई करके जाते हैं, आप लोग फ्रांस से अवार्ड लेने चले जाते हैं, आप लोग फिल्म फेयर अवार्ड्स, ये अवार्ड्स, छोटी छोटी ब्रांडिंग करके आप अवार्ड्स बना देंगे, और जो एक्चुअली रूट्स हैं आपके ब्रेड एंड बटर का, जिससे आप कमा रहे हैं, जिससे आपका घर चल रहा है, उसके लिए आपकी कोई वफादारी नहीं है। तो किस तरह से ये सटल वे में भी हमारे युवाओं को भारतीय संस्कृति से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बॉलीवुड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बॉलीवुड पे वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल इस सब्जेक्ट में आई थिंक मैं इतना ही कवर करना चाहूँगी, मे बी नेक्स्ट टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा जो यूथ है उसको ये लगता है, जैसे कि आपने कहा कि वो अपनी प्रॉब्लमों को फेस करना नहीं जानता, जो समस्याएं हैं उसको फेस करने, बल्कि उससे वो भागता है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में फंस जाता है जिसका जो खात्मा होता है वो उसके ही अंत से होता है, उसका ही अंत होता है। और जैसे कि आपने कहा कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो रूट पर काम कर रही है, ना कि वो जैसे कि राहुल गांधी और आपने सोनिया, जो कांग्रेस की बात कही, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात करें तो वो गरीबी हटाओ की बात करते हैं। तो वो कैसे बात करते हैं कि हम उनको कुछ पैसे दे दें, अनाज दे दें, इन सब पर बात की जाती है, लेकिन कभी भी उनको रोजगार देने पर बात नहीं करते। कभी भी ये नहीं कहते कि आप काम करो, उसके बदले पैसे लो। कि कांग्रेस ने जो मूवमेंट किया था कहीं ना कहीं उसमें खामियां थी, और जिसकी वजह से हमारे देश को भुगतना पड़ा। और आपने देखा कि 1984 में क्या हुआ, इन्हीं सब वजहों से हम देश में एक अलग ऐसी शक्तियों को हम बढ़ावा देते हैं जो हमारे देश के विरोध में खड़े हों, चाहे वो वामपंथी हो। एक तरफ आप सपोर्ट करते हो, दूसरी तरफ आप उनको ये कहते हो कि वो भारत के विरोध में खड़े हुए हैं, कांग्रेस उनको जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, लेकिन बैक सपोर्ट आपका ही रहता है। तो ये जो राजनीति हो रही है, और जिस तरीके से आपने ये ड्रग्स एंगल में बताया कि कैसे और कहां से ये सारी चीजें आती हैं, और अमेरिका का जो आपने उदाहरण दिया बहुत ही खूब है। और अब भारत भी विश्व गुरु बनने के राह में है, जल्द ही वो विश्व गुरु बनेगा, और जो हमारी समस्याएं हैं उस पर जो मौजूदा सरकार है बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे युवाओं के लिए बहुत जरूरी था जो आपने इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।